हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी स्टडीज़ बहुत अच्छी चल रही होंगी। ऑलरेडी हमने प्लांट किंगडम ख़त्म कर दिया है, बस एंजियोस्पर्म बचा है। उसको मैं थोड़ा सा मॉर्फोलॉजी और टेक्सोनॉमी डिटेल में लेके चलूँगी, इसीलिए मैंने थोड़ा सा उसको पॉज किया है। बाकी प्रिपरेशन आप सभी करते रहिए। किसी को किसी भी तरीके का कोई डाउट है या कुछ भी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। बाकी आज हम एक बार बॉटनी के मैंने दोनों पेपर करवा दिए थे। जोलॉजी बच रहा था ना, जोलॉजी का मैंने एक ही पेपर करवाया था, TRE 2.0 ही करवाया था। बॉटनी का एक और पेपर बचा हुआ था जो कि 26 अगस्त 2023 को हुआ था। ठीक है, तो इस पेपर को आज हम सॉल्व करने वाले हैं और कोशिश करो कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करो ताकि उनको भी एक अच्छा कंटेंट मिल सके। और बाकी अगर आप सभी को डिटेल लेक्चर जोलॉजी या बॉटनी किसी का भी चाहिए तो फिर मुझे बताना, फिर मैं उसके लिए एक अलग से क्लास हम कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जिन बच्चों ने बॉटनी का देख लिया है दैट्स वेल एंड गुड। जो जोलॉजी वाले हैं, BPSC जोलॉजी के लिए जो स्टूडेंट्स हैं वो इसको देख लीजिए। और इसमें जो भी चीज़ें हैं, पेपर तो खैर ठीक ठाक था, इतना भी इजी नहीं था, बट हाँ जो मुझे समझ में आया वो ठीक था कि हाँ 70% पेपर जो था वो एवरेज, ऑन एन एवरेज था। बाकी 30% कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स की नीड थी। बाकी जनरल पेपर दोनों जोलॉजी बॉटनी दोनों में सेम था। फिर भी मैं एक बार आपको जनरल पेपर का भी ऐसे सरसरी निगाह से आप इसको एक बार क्विक रिव्यू कर लीजिए। मैं दिखा देती हूँ कि हाँ किस टाइप के क्वेश्चन है, क्या है। मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है। आप देख लो उसको, फिर पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस या इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस को करके जाइए। बिकॉज सब्जेक्ट का तो आई नो दैट कि आप 80 क्वेश्चंस की अच्छी प्रैक्टिस करके जा रहे हो। ठीक है, बट 80 क्वेश्चंस तो देखो आप भी सही कर रहे हो, आपके साथ वाला बच्चा भी सही कर रहा है, बट कंपटीशन में अगर हमें सीट लेनी है तो उसके लिए क्या है, हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने हैं। तो कुछ बच्चे सोचते हैं अरे चलो छोड़ो जनरल पेपर तो वहीं पे कर लेंगे या ऐसा होगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, जनरल पेपर के लिए जो भी यहाँ पे क्वेश्चंस मेंशन है इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करके जाओ। थोड़ा सा यहाँ पे आपको आइडिया लग जा रहा है कि जनरल पेपर में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो हम इसको एक बार क्विक रिव्यू कर लेते हैं, उसके बाद हम सीधा अपना जोलॉजी का पेपर स्टार्ट करेंगे। तो ये जनरल पेपर के साथ में जोलॉजी का है और ये कब कंडक्ट हुआ था, 26 अगस्त 2023 को। अब देखिए एक बार जनरल पेपर ध्यान से देखते हैं। इसमें देखो पहले मैथ्स के क्वेश्चंस थे। ठीक है, इसको इस तरीके से देखते चलो और साथ में इसका स्क्रीनशॉट लेते चलो तो आपको पता चल जाएगा कि क्या चीज़ें हैं। प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन आया हुआ है, बाकी टाइम एज डिस्टेंस से क्वेश्चन है, मेंसुरेशन से क्वेश्चन आया हुआ है, फ्रैक्शन आ गया, इसी तरीके का है। ये टाइम एंड वर्क से एक क्वेश्चन है। फिर यहाँ पे ये कुछ ऐसे पोर्टल वगैरह से रिलेटेड होते हैं ना। उत्साह पोर्टल क्या है, तो अंडरटेकिंग ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रेटेजीज एंड एक्शंस इन हायर एजुकेशन। कलाम सर सैटेलाइट मिशन जो है वो कब लॉन्च किया गया था, इस तरीके से करंट अफेयर में 2022 का नोबेल पूछा गया है। प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का मिशन ये कहाँ पे हुआ है, जोरहाट में, असम का है ये। बाकी सारे नोवेल वगैरह तो अच्छे से पढ़ ही लीजिएगा। सेम पेपर उसमें था बॉटनी वाले में और मैंने वहाँ पे थोड़ा बहुत एक्सप्लेन बताया था चीज़ें, इसीलिए मैं यहाँ पे अब दोबारा नहीं बता रही।
अब हम आ जाते हैं अपने फाइनली जूलॉजी के पेपर पे। तो इसमें देखो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, आई होप इट इज़ विजिबल टू यू गाइज। अगर नहीं विजिबल है तो मैं इसे थोड़ा और जूम आउट करती हूँ। जिस देखो सबसे पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट मैच। अब सर्टोली सेल्स न्यूट्रिशन का काम करती हैं, ठीक है। कोरोना रेडिएटर स्पर्म में होता है क्या? नहीं, ओवम में होता है। तो यही क्या है हमारा, मतलब यही आंसर निकल के आएगा। लीडिंग सेल्स टेस्टोस्टेरोन, मोर देन वन ऑफ दी अबव है नहीं, क्योंकि यहाँ पे नॉट करेक्ट पूछ रहा है। तो हमारा आंसर क्या निकल के आता है? बी। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। मैं साथ साथ में मतलब जो इनके आंसर्स हैं उसको मैं हाईलाइट करते हुए चल रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टेस्ट ट्यूब बेबी। क्वेश्चन 42, टेस्ट ट्यूब बेबी मीन्स अ बेबी बॉर्न व्हेन, कब बॉर्न होता है? डेवलप्ड इन अ टेस्ट ट्यूब, ovum is fertilized externally and thereafter implanted in the uterus. So option B is the right answer. बाकी ज़्यादा मतलब आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर लगता है बाकी ऑप्शंस भी तो आप वीडियो को पॉज करके एक बार रीड कर सकते हो। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, क्रोमोसोम्स फाउंड इन द सेलेवरी ग्लैंड ऑफ ड्रोसोफिला की बात की जा रही है। ये क्वेश्चन अपने आप में भी मतलब अगेन ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, दोनों अच्छे से पढ़ लीजिएगा। लैम्प्रस और पॉलीटीन अक्सर पूछता है और इसमें बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होती है। तो क्रोमोसोम फाउंड इन द सेलेवरी ग्लैंड ऑफ ड्रोसोफिला की यहाँ पर बात की जा रही है। तो लैम्प्रस होगा? नहीं, ये कहाँ पे हो रहा है? क्रोमोसोम्स फाउंड इन द सेलेवरी ग्लैंड ऑफ ड्रोसोफिला। तो इसका आंसर हमारा निकल के आता है पॉलीटीन। बाकी लैम्ब्रश वाला भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि ये कहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। यहाँ पे मतलब डिटेल में दिया भी हुआ है, अगर आपको ज़रूरत है देख सकते हो कि देखो ड्रोसोफिला की जो सेलेवरी ग्लैंड्स होती हैं उसमें पाए जाने वाले गुणसूत्र पॉलीटीन गुणसूत्र होते हैं। विशेष गुणसूत्र एंडो रेप्लिकेशन नामक एक प्रक्रिया से गुजरते हैं जिसके परिणाम स्वरूप डीएनए मतलब उसमें चेंजेस होते रहते हैं। बाकी इंग्लिश मीडियम वाले एक्सप्लेनेशन देख लेना, इसमें बहुत ज़्यादा हिंदी में और बहुत ही डिटेल्ड हिंदी लिखी हुई है, तो आई डोंट थिंक सो कि हाँ मतलब आपको समझ में आएगी। बाकी हिंदी मीडियम के बच्चे आसानी से समझ सकते हैं। और देखो लैम्प्रस का भी यहाँ पे दिया हुआ है कि जो लैम्प्रस गुणसूत्र हैं वो बड़े विस्तारित गुणसूत्र हैं जो कुछ जानवरों विशेषकर उभयचरों यानी कि एम्फीबियंस के oocytes के उसमें पाए जाते हैं। तो ये है इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है कि इन द F2 जनरेशन में जब 9:7 रेशियो बनता है तो वो किसका होता है? तो वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? वो एपिस्टेसिस के लिए है। बाकी इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होगा, कोडोमिनेंस में क्या होगा, ये सारा भी आप पढ़ते चलिए साथ साथ में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है, इफ़ अ फादर इन अ फैमिली हैज़ अ डिजीज़, अगर मतलब फैमिली में फादर को कोई डिजीज़ है, वाइल द मदर इज़ नॉर्मल, मदर जो है वो नॉर्मल है, जैसे सपोज करो कि XY, अब फादर डिजीज्ड है, ठीक है, और मदर क्या है? नॉर्मल है। द डॉटर्स ओनली इनहेरिटेड दिस डिजीज़ एंड नॉट द सन, तो जो डिजीज़ है वो सिर्फ लड़कियों में इनहेरिट हो रही है, लड़कों में नहीं, यानी कि वो किस पे होगा? X पे ही है, Y पे नहीं है। अगर Y पे होता तो वो मतलब उनमें भी चला जाता, मतलब सन में जाता। तो नेम द दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस, तो ये किस तरीके का इनहेरिटेंस है? सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट। बाकी इन सब से रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर्स हैं उनको आप सभी अच्छे से एक जगह पे नोट डाउन कर लीजिए और उसके बाद उसको पढ़ लीजिए। सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट में कौन कौन सी डिजीजेज आती हैं, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव में कौन कौन सी आती हैं, ऑटोसोमल रिसेसिव में कौन कौन सी आती हैं, ये सारी आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे हम बात करते हैं कि एक्स लिंक इनहेरिटेंस में देखा जाए तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव और एक्स लिंक्ड डोमिनेंट दो तरीके की मतलब डिजीजेस देखने को मिलती हैं। तो जो एक्स लिंक्ड रिसेसिव है उसमें क्या क्या आ जाता है हमारे पास? एग्जाम्पल है कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, G6PD डेफिशिएंसी और डुशेन्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ये सारे एक्स लिंक्ड रिसेसिव के एग्जाम्पल्स हैं। और अगर एक्स लिंक्ड डोमिनेंट की बात करते हैं
तो स्यूडोरिकेट्स आ जाता है, वेबिंग ऑफ टोज यानी कि इफेक्टिव इनेमल ऑफ टूथ, ये एक्स लिंक डोमिनेंट में आ जाता है। उसके बाद में वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस की बात करते हैं तो जो मेल से मतलब रिलेटेड है उसमें एक हेयरी ईयर आ जाएगा, हाइपरट्राइकोसिस और टीडीएफ टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर, ये सारे आ जाते हैं। और एक्स वाई लिंक्ड की जब बात करेंगे तो उसमें आ जाता है हमारे पास टोटल कलर ब्लाइंडनेस, नेफ्राइटिस और जीरोडर्मा पिगमेंटोसा। तो ये जो मैंने बताया है इन सभी को आप पेपर पेन लेकर के नोट डाउन कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इज अफेक्टेड बाय एन एंजाइम नोन एज। तो डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस किस एंजाइम से अफेक्ट होता है? लाइगेज नहीं, वो तो जोड़ने का काम करता है। पॉल1, क्या होगा आंसर हमारा? पॉलीमरेज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। अ क्रोमोसोम विद अ सेंट्रोमेयर, क्रोमोसोम विद अ सेंट्रोमेयर नियर द मिडल, नॉट एग्जैक्टली मिडल। ये देखो जैसे ये क्रोमोसोम हो गया और ये दो आर्म्स होती हैं, तो यहाँ पे क्या है कि ये एकदम सेंटर में नहीं है, मतलब ये दोनों पार्ट्स जो है वो इक्वल नहीं है। तो ये क्या कहला रहा है? थोड़ा सा मतलब अगर नॉर्मल क्रोमोसोम की बात की जाए तो क्या होता है, वो इस तरीके से होता है ना, दोनों आर्म्स मतलब ये दोनों बराबर होती हैं, बट यहाँ पे ये बराबर नहीं है। तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? ये होता है सब मेटासेंट्रिक। अगर बराबर होगा दोनों में तो ये क्या कहलाता है? मेटासेंट्रिक कहलाता है, और ये क्या है? सब मेटासेंट्रिक। और अगर थोड़ा सा ये और ऊपर चला जाता है, मतलब इस तरीके से रहता है, तो फिर ये एक्रोसेंट्रिक हो जाएगा। और जब ये यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ, इस तरीके से हो जाता है तो फिर ये टीलोसेंट्रिक कहलाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, मतलब 4 ही हैं, चारों अच्छे से पढ़ लो। और इनका शेप पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वी शेप का कौन बनाता है, जे शेप किसका बनता है, आई शेप किसका बनता है। तो इस तरीके से याद कर लो और मुझे कमेंट सेक्शन में भी लिख करके बताना आप लोग कि कैसे ये होता है। एम वाला जो है ये वी शेप बनता है और ये टीलोमेयर जो है लास्ट वाला ये आई शेप का बनता है। बाकी सभी का मुझे कमेंट सेक्शन में आप लिख करके दीजिए। जिन बच्चों को पता है वो तो लिखेंगे ही लिखेंगे, लेकिन जिन्हें नहीं भी पता है ना, वो बच्चे जो भी तुम्हारे नोट्स वगैरह हैं वहाँ से तुम उसको सर्च करो, उसके बाद आके कमेंट सेक्शन में लिखो। इससे ये होगा कि आपको याद भी हो जाएगा। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है? Which is the book in which Darwin published the theory of evolution? डार्विन की कौन सी बुक थी जिसमें थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन पब्लिश किया गया था? सो ऑप्शंस आर द इवोल्यूशन ऑफ स्पीशीज, नहीं ऐसी कोई बुक नहीं थी। ऑन द इवोल्यूशन ऑफ स्पीशीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, नहीं। डार्विन सर की जो बुक थी उसका नाम ही क्या था? ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। सो ऑप्शन सी इज आवर राइट आंसर। Come to the next question, question number 49. क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है? पी प्लांट वर यूज्ड इन मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। मेंडल के एक्सपेरिमेंट में पी प्लांट क्यों यूज किया जा रहा था? ऑप्शंस आर दे वर चीप, नो दे आर अवेलेबल इजीली, हाँ कह सकते हैं लेकिन इतना भी वो नहीं था। बात ये थी वहाँ पे क्या था? दे हैड कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, क्योंकि जब कैरेक्टर्स कॉन्ट्रास्ट में मिले थे तभी चीज़ें ज़्यादा आसान हुई थी और वो चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए थे। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है कि डार्विन थ्योरी इज रॉन्ग। डार्विन सर की थ्योरी किस एस्पेक्ट में रॉन्ग थी? तो पहला ऑप्शन है हाई एफिशिएंसी ऑफ रिप्रोडक्शन, बिल्कुल सही बात है। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज भी उन्होंने बताया था और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की भी बात की थी। तो यहाँ पे रॉन्ग पूछ रहा है, तो हमारा आंसर क्या निकल के आता है? नन ऑफ द अबव। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन क्या है? द अमाइनो एसिड कोडेड बाय द स्टार्ट कोडॉन फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब स्टार्ट कोडॉन जो है वो सबसे पहले कौन सा अमाइनो एसिड को कोड करता है? तो आंसर क्या है हमारा? मिथियोनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि इन ह्यूमंस द नंबर ऑफ ओवा एंड स्पर्म्स दैट वुड बी प्रोड्यूस फ्रॉम 100 सेकेंडरी oocytes। तो देखो फीमेल के केस में क्या होता है कि 100 सेकेंडरी oocyte से मतलब एक तो ओवम बनता है और एक पोलर बॉडी बन जाता है, ठीक है ऐसे। तो यहाँ पे 100 सेकेंडरी oocyte से क्या होगा? 100 ही हमारे पास क्या होंगे?
एग बनेंगे या ओवा बनेंगे। और मेल की बात करते हैं तो 100 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बोल रहा है तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से हमारे पास कितने, एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2 स्पर्म्स बनते हैं, ठीक है, 2। तो यहाँ पे 100 की बात कर रहे हैं तो यानी कि जस्ट डबल हो जाएगा, यानी कि 200 स्पर्म्स का फॉर्मेशन होगा। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है, देखो 50/100 स्पर्म्स नहीं होगा, 100/100 नहीं, 100/200 स्पर्म्स। तो आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 3 है। जिनको नहीं समझ में आ रही है ना ये चीज़, वो बच्चे एक बार ये साइकिल पढ़ के देखना, रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में है और आपने पढ़ा भी होगा। नहीं अगर पता चलेगा तो फिर बताना मुझे, मैं समझा दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन है क्रॉसिंग ओवर अकर्स बिटवीन, क्रॉसिंग ओवर किस किस के बीच में होती है। तो अच्छे से ध्यान करो, मियोसिस वाला चैप्टर, सबसे पहले तो क्रॉसिंग ओवर होती कहाँ पे थी, प्रोफेस 1 वाले उसमें होती है। और मतलब होती भी किसके बीच में थी, तो इस तरीके से ऐसे 2 क्रोमोसोम्स होते थे, ठीक है, एक मतलब मम्मी का होता था और एक पापा का होता है, ये हो गए इस तरीके से। और दोनों के क्या होते हैं, इन दोनों का ये क्या है, ये सिस्टर क्रोमैटिड्स है ना आपस में, एक क्रोमोसोम के जो 2 लगे हुए हैं ये सिस्टर क्रोमैटिड है, ये भी सिस्टर क्रोमैटिड हैं। लेकिन जब क्रॉसिंग ओवर होता था तो किसके किसके बीच में होता था, लेट मी एक्सप्लेन, इन दोनों के बीच में होता था, ठीक है। तो ये सिस्टर क्रोमैटिड हुए नहीं, मतलब क्रोमोसोम कैसे हैं दोनों, होमोलोगस क्रोमोसोम है। ये क्वेश्चन इंटरव्यू वगैरह में भी कई बार मतलब पूछा जाता है, इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में बता रही हूँ कि ये कैसे हैं। पहले तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम हो गए, ठीक है। उसके बाद में दूसरी चीज़, ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड हैं, ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड हैं, लेकिन क्रॉसिंग ओवर होता किसके बीच में था, एक मम्मी का होता था और एक पापा का होता था, इस तरीके से। तो नॉन सिस्टर हुआ ना, ऑप्शन देखो पहला देखते हैं, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम एट पैकेट इन स्टेज ऑफ प्रोफेस 1। सो दिस विल बी आवर राइट आंसर, ठीक है। समझ में आ गया होगा, जिनको नहीं समझ में आया है वो एक बार वो चैप्टर फिर से जाके पढ़ना। और फिर ये बस कंफ्यूज मत होना, देखो क्रोमोसोम की बात करेगा तो होमोलोगस क्रोमोसोम होंगे, नॉन होमोलोगस नहीं होंगे। और क्रोमैटिड्स की जब बात करेगा तो सिस्टर क्रोमैटिड्स जो है वो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। बाकी ये ऑप्शन यहाँ पे बस कंफ्यूज करने के लिए दिया होता है और एग्जाम में हमसे ये मिस्टेक हो भी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है द बर्थोलिन ग्लैंड, बर्थोलिन ग्लैंड जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की आर लोकेटेड ऑन द, तो कहाँ पे लोकेटेड होती है। तो ये ग्लैंड्स जितनी मेल वाले में जितनी है, फीमेल वाले में, मेल में देखो क्या आता है, कॉपर्स ग्लैंड वगैरह है ना, और फीमेल में क्या है, बर्थोलिन ग्लैंड है। तो ये बोथ साइड ऑफ यूट्रस नहीं, आउटसाइड ऑफ द सर्विक्स नहीं, ईदर साइड ऑफ द वजाइना ये होती है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55। If both genotype and phenotype show the same ratio 1:2:1 in the F2 generation, तो ये क्या है, एक किस तरीके का मतलब वो है। तो यहाँ पे ऑप्शंस क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस इन अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम सेपरेट द 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए ड्यूरिंग रेप्लिकेशन। एंजाइम की बात कर रहा है डीएनए रेप्लिकेशन के, वो भी किसको, दोनों स्ट्रैंड्स को। तो कौन सा एंजाइम खोलता है, डीएनए पॉल खोलेगा नहीं, हेलिकेज जो है यही मतलब दोनों स्ट्रैंड्स को सेपरेट करने का काम करता है। गायरेज की बात की जाए तो गायरेज जो है वो सुपर कॉइलिंग को रोकता है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, सुपर कॉइलिंग को रोकता है। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस इज ऑल्सो कॉल्ड मैटरनल इनहेरिटेंस, वाई, क्यों, बिकॉज इट इज विदाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नहीं, ओनली फीमेल पार्ट टेक्स इन द मल्टीप्लीकेशन, नहीं, ऐसा भी नहीं है। मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म ऑफ द जाइगोट इज प्रोवाइडेड बाय द ओवम, यही हमारा क्या है, राइट आंसर है। क्योंकि देखो जब भी मतलब फर्टिलाइजेशन होता है तो मेल का क्या है, स्पर्म, मतलब कि स्पर्म का क्या है, सिर्फ हमें न्यूक्लियस
आता है, और बाकी सारा जो भी है मतलब ओवम का, उसको सिर्फ एक न्यूक्लियस की ही नीड होती है मेल के, बाकी सारी चीज़ें तो क्या होती हैं, फीमेल ओवम की ही होती हैं। इसीलिए ये क्या है, मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म ऑफ जाइगोट इज प्रोवाइडेड बाय द ओवम। बाकी इसके एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, साइटोप्लाज्मिक इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग कहीं लिख लो। ज़्यादा नहीं एक्चुअली मतलब एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट ये है कि काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाएगी वीडियो, क्योंकि ऑलरेडी 120 क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, तो मतलब थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है। बाकी देखो एक बार क्विक रिव्यू सुन लीजिए आप लोग साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को, और हम किस किस नाम से जानते हैं। तो इसको मैटरनल इनहेरिटेंस भी कहा जाता है, नॉन न्यूक्लियर इनहेरिटेंस भी कहा जाता है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस भी कहते हैं, ये यूनिपेरेंटल इनहेरिटेंस भी कहते हैं, या फिर ऑर्गेनेलर इनहेरिटेंस के नाम से भी ये जाना जाता है। और होता क्या है कि देखो ये सबसे पहले जो ऑब्जर्व किया गया था, ये भी इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, ये भी पूछ सकता है कि सबसे पहली बार ऑब्जर्व किया गया था कार्ल कोरेंस के द्वारा, किसमें, प्लास्टिड इनहेरिटेंस इन 4 o'clock प्लांट, यानी कि मिराबिलिस जलापा में इसको सबसे फर्स्ट टाइम किसने खोजा था, कार्ल कोरेंस सर ने खोजा था। ठीक है, बाकी इसके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, तो एग्जाम्पल्स नोट डाउन कर लीजिए। कप्पा पार्टिकल इनहेरिटेंस इन पैरामीशियम ओरिलिया में देखा गया था, शेल कॉइलिंग इन स्नेल, उसमें भी क्या था, लिम्निया प्रेगरा जो स्पीशीज थी उसमें देखा गया था, और साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी इन मेज, ये भी साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का एग्जांपल है। एंड द लास्ट वन इज CO2 सेंसिटिविटी इन ड्रोसोफिला मिलानोगास्टर। तो ये 4 एग्जांपल्स हैं, इंपॉर्टेंट हैं, और सबसे फर्स्ट टाइम किसमें खोजा गया था, इसको नोट कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 58। मेल XX एंड फीमेल XY, वैसे जनरली मेल क्या होता है, XY होता है, और फीमेल XX होती है, आर समटाइम्स सीन एज अ रिजल्ट ऑफ। तो ये किस वजह से देखने को मिलता है, हार्मोनल डिस्कॉर्ड नहीं, सेगमेंट ट्रांसफर इन द X एंड Y क्रोमोसोम्स में चेंजेस की वजह से ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 क्या है, Which of the following 2 traits is characteristics of a single gene? 2 traits, दोनों traits जो है वो सिंगल जीन कैरी कर रहा है, सिंगल जीन कर रहा है, यानी कि प्लियोट्रॉपी की बात हो रही है, 1 जीन कैरी मोर देन 1 कैरेक्टर। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें देखो जो एग्जाम्पल है वो पे प्लांट का याद करो कि क्रोमोसोम नंबर 1 पे, यहाँ पे लिख देती हूँ, क्रोमोसोम नंबर 1 पे क्या था, हमें क्या क्या देखने को मिल रहा है कि फ्लावर का, मतलब यहाँ पे हमें फ्लावर का कलर भी देखने को मिल रहा था, और साथ ही साथ यहीं पे क्या था, सीड कोट कलर भी देखने को मिल रहा था। तो ये दोनों चीज़ें हमें क्रोमोसोम नंबर 1 पे देखने को मिल रही थी, और ये किसका एग्जांपल है, प्लियोट्रॉपी का एग्जांपल है, इसीलिए अच्छा क्वेश्चन है, इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए। बाकी इसमें और भी एग्जांपल्स आ जाते हैं, जैसे जीन ऑफ सिकल सेल एनीमिया की बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, HbA जो है वो HbS में चेंज हो जाता है, यानी कि चेंज इन शेप ऑफ हीमोग्लोबिन का भी चेंज शेप होता है, और साथ ही साथ चेंज इन शेप ऑफ RBC का भी शेप चेंज हो जाता है। फिर दूसरा बात करते हैं फिनाइल कीटोन्यूरिया, ये भी इसी में आ जाता है, फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम वाली बात आ जाती है। और चौथा एग्जाम्पल जो है वो आ जाएगा इसमें, जीन ऑफ स्टार्च ग्रेन साइज, इसमें भी इसको मतलब स्टार्च ब्रांचिंग या फिर इस तरीके से भी और कहा जाता है, वो तो बहुत डिटेल की बात हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 60 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज यूज्ड टू कट DNA मॉलिक्यूल्स इन rDNA टेक्नोलॉजी। लाइगेज जोड़ने का काम करता है, राइबोन्यूक्लियस नहीं होगा, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, डैश इन 1983 यूज रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी टू प्रोड्यूस इंसुलिन। इंसुलिन कौन सी कंपनी ने बनाया था, तो उसका नाम क्या था, एली लिली, और कब बनाया था, 1983 में, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट जेनेटिकली इंजीनियर्ड हार्मोन। सबसे पहले जेनेटिकली इंजीनियर्ड हार्मोन इंसुलिन बनाया गया था। इसमें पहली चेन जो है उसमें कितने 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं, और दूसरी वाली में 30 अमाइनो एसिड्स होते हैं, मतलब 20-30 का होता है, ये शायद इसमें 31 होते हैं, मिला के 51 हो जाता है। और ये कब हुआ था, 1983 में एली लिली कंपनी ने इंसुलिन का निर्माण किया था।
कौन सा बैक्टीरिया यूज़ किया गया था, तो ये भी याद रखना, एस्चेरिशिया कोलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। कौन सा स्टेटमेंट इसमें से फॉल्स है, तो ऑप्शंस क्या हैं, एवरी हनी बी कॉलोनी कंप्राइजेज ऑफ ए सिंगल क्वीन, हाँ ये बात एकदम सही है, फॉल्स पूछ रहा है यहाँ पे। द ड्रोन बीज आर फीमेल एंड डू नॉट हैव अ स्टिंग, ड्रोन जो है वो फीमेल होती है और उसके स्टिंग नहीं होता है, तो नहीं ये चीज़ गलत है। फिर सी ऑप्शन क्या कह रहा है, बोथ वर्कर्स एंड ड्रोन्स डेवलप फ्रॉम अनफर्टिलाइज एग, नहीं ऐसा नहीं है, सिर्फ जो ड्रोन है वही पार्थिनोकार्पी से आता है, बाकी वर्कर बीज जो है वो फर्टिलाइज रहती हैं, तो ये भी गलत है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, यहाँ पे मोर देन वन ऑफ द अबव आ जाएगा आंसर। बाकी ये कॉन्सेप्ट अपने आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इसको पढ़ के देखिएगा एक बार, बहुत अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 क्वेश्चन क्या कह रहा है, द DNA fingerprinting pattern of a child is exactly similar to that of both of the parents, नहीं 100% similar to mother's DNA, नहीं 50% bands similar to father and the rest similar to the mother, तो यही हमारा सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ट्रू बताना है। ऑल इम्यूनोजेंस आर एंटीजेंस बट ऑल एंटीजेंस आर नॉट इम्यूनोजेंस, यही हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं, इफ मोर देन सिंगल स्पीशीज ऑफ फिश इज कल्चर्ड एट अ टाइम, मतलब एक से ज़्यादा स्पीशीज को अगर हम सेम टाइम पे कल्चर करते हैं तो वो क्या कहलाता है, मोनोकल्चर मतलब एक होगा, एक्वाकल्चर मतलब पानी में कल्चर किया जा रहा है, और आंसर क्या निकल के आ रहा है यहाँ पे, पॉलीकल्चर, एक से ज़्यादा स्पीशीज को जब हम एक साथ कल्चर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेप टेकन बाय गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं। कंट्रोल द पॉपुलेशन ऑफ एनिमल इन द फॉरेस्ट, नहीं उनकी पॉपुलेशन ही तो नहीं बढ़ पा रही है। प्रॉपर फूड फैसिलिटीज फॉर द एनिमल्स इन द फॉरेस्ट, नहीं। नेक्स्ट है वेरियस प्रोजेक्ट्स टू प्रोटेक्ट एनिमल्स इन द फॉरेस्ट, मतलब बहुत सारे वो चलाए जा रहे हैं जिसके तहत क्या है कि इनको बचाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब इनकी रिप्रोडक्शन करवाई जाए, ताकि बहुत सारे एनिमल्स को हम क्या करें, फ्यूचर के लिए उनको कंजर्व कर सकें। और ये कब चलाया गया था, प्रोजेक्ट टाइगर प्रोजेक्ट जो है वो 1973 में स्टार्ट किया गया था, प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है वो 1992 में स्टार्ट हुआ था, और 1992 में ही प्रोजेक्ट हंगुल और प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल भी स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, ऑन व्हाट डज द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ पोल्यूशन डिपेंड, पोल्यूशन का मतलब जो हार्मफुल इफेक्ट है वो किस पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन ऑफ पोल्यूटेंट्स एंड द ऑर्गेनिज्म, कंसंट्रेशन देखो क्या क्या हो सकता है, कंसंट्रेशन होगा, ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर टू पोल्यूटेंट्स एंड द ऑर्गेनिज्म, ये सारी चीज़ें हैं, इन सब पे क्या करता है वो डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 60, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69, एब्सेंस ऑफ एक्रोजोम, एक्रोजोम जब एब्सेंट होगा विच एक्टिविटी इन अ नॉर्मल स्पर्म, कौन सी एक्टिविटी जो है वो रुक जाएगी, मैचुरेशन ऑफ स्पर्म, नहीं वो तो वहाँ पे एपिडिडाइमस में होता है, एनर्जी यूटिलाइजेशन फॉर मूवमेंट, नहीं वो टेल में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है नेबनकर्न कहलाता है वो प्रोवाइड करता है, पेनिट्रेशन इनटू द ओवम, इस काम के लिए एक्रोजोम की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70, हाउ कैन वायबल मटेरियल ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज भी प्रिजर्व्ड, वायबल मटेरियल वो भी किसका, इंडेंजर्ड स्पीशीज का, कैसे प्रिजर्व करते हैं, बाय क्लोनिंग, बाय जीन बैंक, बाय जीन पूल, तो आंसर क्या है हमारा जीन बैंक निकल के आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, फादर ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पूछ रहा है हमसे, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा कैरोलस लीनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, द एनिमल्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग फाइला आर एक्सक्लूसिवली मरीन, तो पोरीफेरा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा के मोस्टली एनिमल्स जो हैं वो क्या होते हैं, सारे मरीन ही होते हैं। पोरीफेरा में तो एक फ्रेश वाटर स्पॉन्ज आ जाता है, स्पॉन्जिला, मोलस्का में भी कुछ स्पीशीज़ हैं जो उसमें आ जाती हैं,
और बाकी आंसर ही काइनोडर्मेटा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 है। 73 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आरएनए वायरस। आरएनए वायरस इसमें से कौन सा नहीं है? तो देखो एप्स्टेन बार वायरस, ये भी आरएनए वायरस है। सॉरी नहीं, क्या पूछ रहा है कि नॉट ए आरएनए वायरस, नॉट बोल रहा है, नॉट एन आरएनए वायरस नहीं है। तो यहाँ पे हमें ऑप्शंस क्या दिया है? एप्स्टीन बार वायरस, ये डीएनए वायरस है। वेरिसेला जोस्टर, ये भी डीएनए वायरस है। और हर्पीस सिम्प्लेक्स, ये भी मतलब डीएनए वायरस है। ये सारे क्या है? हमारे डीएनए वायरस हैं। तो हमारा आंसर क्या निकल के आता है? ई, यानी कि नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, इन विच स्टेट द विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी इज लोकेटेड। तो ये कहाँ पे है? बिहार में लोकेटेड है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि देखो क्या था इसमें, डॉल्फिन अभ्यारण्य भारत के बिहार राज्य के भागलपुर जिले में है। अगर कभी पूछ ले कि हाँ कौन से स्टेट में है, मतलब कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो भागलपुर में है। भारत के बिहार के राज्य के भागलपुर जिले में है। गंगा नदी के डॉल्फिन केवल मीठे पानी में रह सकती है, ठीक है। यह अभ्यारण्य भागलपुर जिले में सुल्तानगंज से कहलाव तक गंगा नदी के 60 किलोमीटर उसमें रेंज में बना हुआ है। और 1991 में विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया जाता है। गंगा डॉल्फिन को भारत में 7 राज्यों असम, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में वितरित किया गया है। मतलब इसका एक्सटेंशन जो है वो यहाँ तक देखने को मिल रहा है। बाकी ये क्वेश्चन अच्छा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोबारा भी पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 75, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डेंस इरेगुलरली अरेंज्ड कनेक्टिव टिश्यू। तो वो किसकी बात कर रहे हैं? प्लाज्मा सेल्स होंगे नहीं, फाइब्रोब्लास्ट नहीं होगा। आंसर क्या जाता है हमारा? डर्मिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, विच आर्टरी सप्लाइज ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू रैबिट ब्रेन। तो पल्मोनरी होगी नहीं क्योंकि नाम से ही पता चल जा रहा है वो डीऑक्सीजनेटेड। एक्सटर्नल कैरोटिड नहीं होगा, इंटरनल कैरोटिड, क्योंकि बात किसकी जा रही है? ब्रेन की बात की जा रही है। इसको तो एज इट इज मतलब देख लीजिए, क्या पता रिपीट ही मार दे दोबारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77, इन ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है, टेम सेम, ये सब मतलब टेक्निक्स वाले चैप्टर जो है वो बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, क्योंकि एस्टेट वगैरह में भी मैंने देखा है बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इससे पूछ रहा है। तो कह रहा है कि टेम यानी कि ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में अल्ट्रा थिन सेक्शंस जो है वो किससे स्टेन किए जाते हैं। स्टेनिंग डाई पूछ रहा है यहाँ पे बच्चे, स्टेन किससे किए जाते हैं? तो इसका आंसर है यूरोनाइल एसीटेट और साथ ही लेड सिट्रेट। इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लो, क्वेश्चन को दोबारा से भी पूछ सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78, इन यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल की बात की जा रही है। कौन सा मॉडल है? यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थिकनेस ऑफ ईच डेंस बैंड, ठीक है, दोनों जो बैंड हैं दोनों उनकी ईच बैंड की थिकनेस पूछ रहा है। तो वो कितनी होती है? 20 एंगस्ट्रॉम होती है। 20 इसका होता है और 20 इसका होता है, और दोनों का मिला कर, और ये जो बीच में जो बचा ये कितना आ जाएगा? 20 20 40 हो गया, ये 35 हो जाएगा। बीच वाला 35 का होता है, इसीलिए इसकी जो ओवरऑल थिकनेस है मतलब वो कितनी होती है? 75 एंगस्ट्रॉम होती है कुल मोटाई। 20 ईच और बीच वाला 35 का होता है। इंपॉर्टेंट है, पेपर इजी था वैसे। इजी क्या मतलब जिन बच्चों ने ठीक से पढ़ा है उनको तो इजी लगेगा ही। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79। 79 क्वेश्चन कह रहा है कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन डिफर्स फ्रॉम सिंपल डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन सिंपल डिफ्यूजन से क्यों अलग है? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के बेसिस पे हाँ कह सकते हैं, बाकी स्टीरियो स्पेसिफिक नहीं, इसका तो कोई मतलब नहीं है। रिक्वायरमेंट ऑफ अ कैरियर प्रोटीन की ज़रूरत होती है स्पेशली, मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो मुझे तो सी लग रहा है।
बाकी यहाँ पे आयोग ने ए भी माना है, तो उस हिसाब से इन्होंने आंसर क्या दिया है, डी, मोर देन वन ऑफ द अबव। बाकी यहाँ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट तो मतलब होता ही है, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट टू लो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, तो ये दोनों चीज़ें आ जाएंगी, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट और साथ में रिक्वायरमेंट ऑफ अ कैरियर मॉलिक्यूल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80, द नंबर ऑफ सिसरने इन अ स्टैक ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स फाउंड इन मोस्ट एनिमल्स एंड प्लांट्स, तो ये कितने होते हैं, 3 to 8 होता है, इसको ऐसे ही लर्न कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 क्या कह रहा है कि अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फाउंड इन स्ट्रेटेड मसल्स, तो स्ट्रेटेड मसल्स में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं ना, तो वही इसका आंसर होगा। देखते हैं ऑप्शंस क्या हैं। सो ऑप्शंस आर मायोफाइब्रिल नहीं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज फाउंड ऑन द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टे, आउटर मेम्ब्रेन पे पूछ रहा है, एटीपीएज अंदर होता है, कोलिन डिहाइड्रोजिनेज भी अंदर ही होता है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज भी अंदर की तरफ ही होते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, द ल्यूकोप्लास्ट विच फंक्शन इन द स्टोरेज ऑफ स्टार्च, स्टार्च के स्टोरेज के लिए क्या होता है, अमाइलोप्लास्ट होता है, इलायो किसके लिए हो जाएगा, फैट एंड ऑयल के लिए हो जाएगा, और एल्यूरो जो है वो किसके लिए होता है, प्रोटीन के लिए होता है। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, क्योंकि यही सारी तीनों चीज़ें जो है वो घुमा घुमा के मतलब बार बार पूछ लेता है, बाकी यहाँ पे मेंशन किया भी हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ सेकेंडरी लाइजोसोम, सेकेंडरी लाइजोसोम का टाइप नहीं है, तो फैगोसोम्स होते हैं, रेजिडुअल बॉडीज भी होती हैं। नेक्स्ट क्या है, ग्रेन्यूल्स, ग्रेन्यूल्स नहीं होते हैं, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, मोर देन वन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, यहाँ पे देखो क्या पूछ रहा है, विच एक्टिविटी टेक्स प्लेस ड्यूरिंग पोस्ट माइटोटिक गैप फेज, पोस्ट माइटोटिक में पूछ रहा है, तो उस टाइम में क्या होता है, आरएनए और प्रोटीन सिंथेसिस का, आरएनए और प्रोटीन सिंथेसिस होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86, साइनेप्सिस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग, तो साइनेप्सिस कहाँ पे देखने को मिलता है हमें, जाइगोटीन में, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस, तो इन सब में जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है इनके स्पेशल फीचर्स, मतलब हर स्टेज में कुछ ना कुछ स्पेशल है, वो आप लोग अच्छे से मतलब पढ़ लीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87, यहाँ पे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ सिंपल प्रोटीन, सिंपल प्रोटीन की बात कर रहा है, एग्जाम्पल ऑफ अ सिंपल प्रोटीन, सिंपल प्रोटीन का एग्जाम्पल इसमें से कौन सा है, थायरोग्लोबुलिन, हीमोग्लोबिन और ये है कैरोप्लाज्मिन, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब बाकी दो का तो शायद नहीं पता है, मतलब जिनको नहीं पता होगा वो स्किप करो, लेकिन हीमोग्लोबिन तो नहीं है, बाकी ये दोनों भी जो है वो क्या है, सिंपल प्रोटीन में नहीं आते हैं, तो आयोग ने इसका आंसर ई दिया है। बाकी जिन बच्चों ने प्रोटीन वगैरह मतलब थोड़ा सा अच्छे से पढ़ा होगा वो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। बाकी एक बार इसका एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं क्या दिया गया है। देखो यहाँ पे क्या है, थायरोग्लोबुलिन एक सरल प्रोटीन नहीं है, मतलब वो भी सिंपल प्रोटीन नहीं है। कैसा है वो, कार्बोहाइड्रेट का घटक वाला ग्लाइकोप्रोटीन है। उसके बाद हीमोग्लोबिन है, वो तो है ही नहीं, सेकेंडरी मतलब क्वाटरनरी प्रोटीन है। उसमें क्या होता है, हीम और ग्लोबिन का वो होता है, और 2 अल्फा 2 बीटा की चेन होती है, 2 अल्फा और 2 बीटा होता है। उसके बाद में जो कैरोप्लाज्मिन दे रहा है वो भी एक सिंपल प्रोटीन नहीं है, वो क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन है। तो उसके अकॉर्डिंग आंसर क्या है, ई है। सिंपल प्रोटीन के एग्जाम्पल की बात की जाए तो एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और हिस्टोन, इसको लिख लो, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। एल्बुमिन है, ग्लोबुलिन और साथ ही साथ हिस्टोन प्रोटीन्स, ये सारे कैसे हैं, सिंपल प्रोटीन्स के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88, विच ऑफ द फॉलोइंग लिवर सेल्स फैगोसाइटाइज डेड एंड इनएक्टिव आरबीसीज, तो वो उसमें क्या होते हैं, कफर सेल्स होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89 क्वेश्चन कह रहा है कि
विच मैरिज शुड बी प्रोहिबिटेड फ्रॉम बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी शादी जो है वो नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब मैंने तो ऐसे याद किया था, माँ क्या है माइनस और पापा जो है वो क्या है प्लस है, तो बस ये वाली जो शादी है वो नहीं होनी चाहिए। तो माँ मतलब कि गर्ल, यहाँ पे बॉय और गर्ल दिया गया है, तो माँ माइनस कहाँ पे है, देखो आर एच गर्ल यहाँ नेगेटिव है, ठीक है, और साथ में पा प्लस है, मतलब बॉय प्लस है, तो यही क्या है सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है कि ईच एक्टिन यानी कि जो थिन फिलामेंट है वो किससे मिलकर के बना होता है। तो देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि थिन फिलामेंट, थिक फिलामेंट और थिक फिलामेंट होता है ना, थिन फिलामेंट एक्टिन होता है और थिक फिलामेंट क्या होता है हमारा मायोसिन होता है। तो थिन फिलामेंट जो है वो किससे किससे मिलके बना होता है, तो दो एफ एक्टिन के स्ट्रैंड्स होते हैं, मतलब फिलामेंट्स होते हैं, थिन फिलामेंट ऑफ मायोफाइब्रिल कंटेंट 2 एफ एक्टिन्स, और साथ में 2 और प्रोटीन होते हैं, यानी कि ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन दोनों देखने को मिलते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पे आंसर निकल के आता है, अकॉर्डिंग टू बीपीएससी मोर देन वन ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 इज कुशिंग सिंड्रोम किसकी वजह से होता है, मैक्सिमम सिक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन नहीं, नो सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन नहीं, मैक्सिमम सिक्रेशन ऑफ कॉर्टिसोल, आंसर विल बी सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, which of the following method is used for the measurement of population density for more mobile organisms, तो हम उसके लिए क्या यूज करते हैं, कैप्चर रिकैप्चर मेथड यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93, डेजर्ट इकोसिस्टम इज कैरेक्टराइज्ड बाय, मतलब क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है, अबंडेंस ऑफ ट्रीज एंड कंसिस्ट ऑफ बायोलॉजिकली इंटीग्रेटेड कम्युनिटीज नहीं, डोमिनेटेड बाय ग्रास एंड अदर हर्बेशियस नॉन वुडी प्लांट्स, बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं एक बार। एक्सट्रीमली हाई और लो टेम्परेचर विद लो रेनफॉल एंड स्केयर और नो वेजिटेशन, तो मेरे अकॉर्डिंग यही आंसर जो है वो इसका सही है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स फ्रॉम एडिनोहाइपोफाइसिस कंट्रोल्स द फंक्शन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, तो इसका आंसर क्या होगा, एलएच है नहीं, एफएसएस निकल के आता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, फ्रॉम द फॉलोइंग विच एंजाइम इज प्रोड्यूस्ड बाय एपिडिडाइमस, तो एपिडिडाइमस कौन सा एंजाइम प्रोड्यूस करता है, तो इसका आंसर निकल के आता है एसिड फॉस्फेटेज तो रिलीज करता ही है, साथ में ये क्या है न्यूट्रल अल्फा ग्लूकोसाइडेज भी यहाँ पे मतलब दे रहा है, मतलब बीपीएससी के अकॉर्डिंग आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 96, इन विच रीजन ऑफ द फेलोपियन ट्यूब फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, तो वो एम्पुलर रीजन में होता है, इस तरीके से होता है ना ये ऐसे, तो ये क्या होता है इनफंडिबुलम होता है, ये एम्पुलर रीजन होता है और ये इस्थमस, तो ये वाला जो है ये इस्थमस वाला रीजन होता है और ये एम्पुलरी रीजन होता है, इनफंडिबुलम यहाँ पे मतलब ओवरी होती है, यहाँ से एग रिलीज होता है, ये इसको रिसीव कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 क्या पूछ रहा है, द ओवरी इज सस्पेंडेड फ्रॉम द बॉडी वॉल, ओवरी जो है वो बॉडी वॉल से सस्पेंडेड रहती है, तो उसको क्या बोलते हैं मेसोवेरियम बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, द प्यूबर्टल चेंजेस इन सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स रिजल्ट फ्रॉम इंक्रीजिंग लेवल ऑफ, कौन कौन से हॉर्मोन्स मतलब उस टाइम में उनका लेवल ज़्यादा हो जाता है, तो गोनाडल स्टेरॉइड्स का लेवल जो है वो ज़्यादा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 99, ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस द टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया डिवाइड्स बाय, तो कैसे डिवाइड होता है वो, ऑप्शंस आर ए माइटोसिस, माइटोसिस, मियोसिस, तो आंसर क्या निकल के आता है बी, यानी कि किससे माइटोसिस से डिवाइड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड oocyte मेम्ब्रेन
कॉजेज टू अकर, तो वहाँ पे क्या होता है, स्पर्म और oocyte की मेम्ब्रेन के बीच में कॉर्टिकल रिएक्शन देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 101, एट व्हाट इंटरवल ऑफ प्रेगनेंसी द फीटस फिल्स द एंटायर यूट्रस। ठीक है, एंटायर यूट्रस जो है वो कितने इंटरवल में भर जाता है, तो बाय 12 वीक्स, और डिलीवरी कब होती है, 40 वीक्स के बाद हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 102 क्या है, द हार्मोन इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ पार्चुरेशन। पार्चुरेशन मतलब कि बेबी का बॉर्न होना, तो वैसे टाइम में ऑक्सीटोसिन और रिलैक्सिन जो है वो हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 103, द वर्ल्ड्स फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी बॉर्न इन 1978, मतलब पैदा हुआ था, उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था लुइस जॉय ब्राउन। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले ये न्यूज़पेपर में भी दिया गया था, लुइस जॉय ब्राउन नाम था, और वो कहाँ का था बच्चा, इंग्लैंड का था। ठीक है, IVF से हुआ था। और रॉबर्ट एडवर्ड और पैट्रिक स्ट्रेप्टो 2 साइंटिस्ट थे, मतलब इन लोगों की हेल्प से मतलब ये पहला टेस्ट ट्यूब बेबी IVF जो है वो सक्सेसफुल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन 104, द अवेलेबल मेल कंट्रासेप्टिव्स फॉर मेल। मेल के लिए जो कंट्रासेप्टिव्स अवेलेबल हैं मार्केट में, ओरल पिल्स नहीं हैं क्योंकि फीमेल्स लेती हैं, इंजेक्टेबल एंड डायफ्राम फीमेल्स के लिए है, वेस्कोटॉमी एंड कॉन्डम्स, तो यही होगा, वेस्कोटॉमी और कॉन्डम्स। एक होता है ट्यूबिकोटॉमी, वो किसके लिए होता है, वो फेलोपियन ट्यूब, वो फीमेल्स के लिए हो जाएगा, फेलोपियन ट्यूब। आई नो यू गाइज नो सच थिंग्स। ट्यूबिकोटॉमी फीमेल्स के लिए हो जाएगा, मतलब फेलोपियन ट्यूब को काटते हैं, और वास डिफरेंस को जब काटते हैं तो वो क्या कहलाता है, वेस्कोटॉमी, और कॉन्डम्स आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105, विच वॉज द फर्स्ट वेल रिकॉर्डेड यूरोपियन आउटब्रेक ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। STD जो मतलब पहली बार यूरोपियन उसमें देखा गया था, तो क्लोमाइडिया, गोनोरिया, मोर देन वन ऑफ दी अबव, नन, या फिर ये, तो इसका आंसर है सिफिलिस। इसको एज इट इज़ लर्न कर लो, यूरोपियन आउटब्रेक। नेक्स्ट क्वेश्चन 106, व्हाट वाज द फिनोटाइप रेशियो इन द मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। वो भी किसका, F2 जनरेशन का पूछ रहे हैं, तो आंसर क्या है, 9:3:3:1। नेक्स्ट क्वेश्चन 107, व्हाट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है, नो एलील कैन ब्लॉक और मास्क द एक्सप्रेशन ऑफ द अदर एलील, नहीं, नीदर ऑफ द टू एलील इज फुल्ली डोमिनेटेड, मतलब दोनों जो है वो फुल्ली डोमिनेटेड नहीं होते हैं, दोनों का थोड़ा थोड़ा एक्सप्रेशन रहता है, तो ये आंसर निकल के आता है, नीदर ऑफ द टू एलील्स इज फुल्ली डोमिनेटेड ओवर द अदर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 108, हु प्रपोज द क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दिया था। ऑप्शंस आर वाटसन एंड क्रिक, वाल्टर सटन एंड थियोडर बावेरी। तो सटन एंड बावेरी सर ने दिया था इसको। कब दिया गया था, ईयर भी याद रख लो साथ ही साथ, 1902 में दिया गया था ये क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, सटन एंड बावेरी 102 में, 1902। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109, क्या कह रहा है, द क्रोमोजोम अपीयर वी शेप्ड ड्यूरिंग एनाफेजिक मूवमेंट आर नोन एज। तो वी शेप्ड किसका बन रहा था, तो वो मेटासेंट्रिक का बनता है। बाकी मैंने बोला ही था कि इसी से देखो सेम टॉपिक से 2 क्वेश्चन मिल गए एक ही पेपर में, तो ये सब चीज़ें जो मैं बोलती हूँ उसको ध्यान से सुना करो और फिर आके कमेंट सेक्शन में लिख के जाया करो, क्योंकि कॉपी में लिखो कि नहीं इसका मुझे कोई वो नहीं है। बाकी ठीक है, आई नो आप सभी बहुत लेबोरियस हैं और बहुत अच्छा करेंगे। नेक्स्ट 110, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ PCR इज यूज्ड फॉर क्वांटिफिकेशन ऑफ एम्पलीफाइड DNA। तो DNA को एम्पलीफाई करने के लिए QRT PCR यूज़ किया जाता है। और एक RT-PCR सुनने में आया होगा, अगर अच्छे से याद है तो कोविड के टाइम में क्या चल रहा था, यही RT-PCR किया जा रहा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 111, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज़ ऑफ रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज़ क्या है, क्लोनिंग ऑफ rDNA और cDNA, बिल्कुल सही है।
क्लोनिंग ऑफ स्पेसिफिक जीन करा सकते हैं, क्लोनिंग ऑफ RNA। तो आंसर क्या निकल के आता है? मोर देन वन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112, which of the following animals produced very first time by means of cloning technique with a nucleus from an adult donor cell? तो उस टाइम क्या बनाया गया था? डॉली शीप बनाई गई थी। बाकी इसका डॉली के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लेना, क्या क्या चीज़ें थी। और पहली बार ये 5 जुलाई 1996 को मतलब डॉली का जो है वो बॉर्न हुआ था। कहाँ पे? स्कॉटलैंड के रोजलिन इंस्टीट्यूट में बनाया गया था। ये एक अडर सेल से लिया गया था और एक मतलब बॉडी सेल था शायद, इस तरीके से पढ़ लीजिएगा ध्यान से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 112 हो गया। 113 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि द फर्स्ट 3 हाइब्रिड ऑफ बीटी कॉटन, बीटी कॉटन के जो पहले 3 हाइब्रिड इंडिया में बनाए गए हैं वो क्या क्या हैं? तो कौन सी कंपनी ने मतलब बनाया है? पहले भारत में विकसित बीटी कपास के पहले 3 संकर जो हाइब्रिड बनाए गए हैं वो क्या हैं? माहिको, मोनसेंटो, बायोटेक लिमिटेड। MMLB है, इसको पढ़ लो एज इट इज़। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 114, ऑटो एंटीबॉडी DNA फिंगरप्रिंटिंग वॉज डेवलप्ड बाय। तो मतलब DNA फिंगरप्रिंटिंग किसने डेवलप किया था? तो एलेक्स जेफरी सर ने डेवलप किया था। ये तो सबको पता होगा। कब किया गया था ये? 1980 में किया गया था। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115। क्या कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट्स ऑफ पोल्ट्री फीड फॉर लेयर्स इन डिक्रीज्ड परसेंटेज। तो मतलब पोल्ट्री फीड का ये थोड़ा सा मतलब अलग है क्वेश्चन। अब इसमें देखो ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं। डिकॉर्टिकेटेड ग्राउंडनट केक, बार्ले, पॉलिश्ड राइस, येलो मेज, कॉर्न, ग्लूटन। कुक्कुट आहार के निम्नलिखित संगठकों को कम प्रतिशत से क्रम में अंडा देने वाली मुर्गी के लिए मतलब व्यवस्थित करें। तो इसका आंसर ए दिया गया है। कुक्कुट आहार के संगठकों को कम प्रतिशत से कम में अंडा देने वाली मुर्गियों में पीला मक्का आमतौर पर उच्चतम प्रतिशत माना जाता है। उसके बाद पॉलिश राइस है, फिर जौ है, फिर मूंगफली वाला था और अंत में मकई लस दिया जाता है। इसको देख लेना, अपना मैच करा लेना। नेक्स्ट है 116, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट हनी बी। तो एपिस डॉर्सेटा जो है ये लार्जेस्ट हनी बी कहलाती है। कहाँ कहाँ पे पाई जाती है ये भी देख लो। दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया की मूल निवासी है। अन्य मधुमक्खियों की तुलना में बड़ी होती है और बाकी 3 दी गई हैं ये सारी छोटी हैं। एपिस फ्लोरिया, एपिस इंडिका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 117, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कॉजिंग प्रोटोजोआ इन ह्यूमन। प्रोटोजोआ से कौन सी डिजीज ह्यूमन में होती है? तो प्रोटोजोआ इसमें से कौन कौन से हैं? लेशमानिया, ठीक है। लेशमानिया से हमें क्या होता है? और ये क्या कॉज करता है लेशमानिया? दमदम फीवर है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं और कालाजार के नाम से जानते हैं। काला अजार या दमदम फीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 118, इसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल मैन कंसिडर्ड टू कॉज इनडायरेक्ट और अनइंटेंशनल इम्पैक्ट ऑन नेचुरल एनवायरनमेंट। कह रहा है कि आधुनिक तकनीक मनुष्य के निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि प्राकृतिक पर्यावरण पर अप्रत्यक्ष या अनजाने प्रभाव का कारण बनती है। तो कौन सी हैं मतलब ह्यूमन एक्टिविटीज़, वो देखते हैं। ऑप्शंस आर मॉडिफिकेशंस इन लैंड, ये तो अच्छा ही होगा। कंस्ट्रक्शन एंड एक्सकवेशन, ये भी सही होगा। यूज़ ऑफ डीडीटी का यूज़ जो है वो धीरे धीरे करके जाने अनजाने में डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा हार्म कॉज करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 119, इसमें क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज गोट नियरली एक्सटिंक्ट विद द एक्सटिंक्शन ऑफ डोडो एनिमल। तो डोडो एनिमल के साथ में जो क्लेवेरिया है ट्री था वो भी क्या हो गया? एक्सटिंक्ट हो गया, क्योंकि ये डोडो बर्ड जो है वो इसी ट्री पे रहता था
और इसी के सीड्स को खा करके मतलब सरवाइव करता था। मतलब फर्टिलाइजेशन और वो वाला काम जो है वो पॉलिनेशन वगैरह इसी बर्ड से ही होता था। ठीक है, तो ये है, ये मॉरिशियस का था। मतलब बाकी पढ़ लेना थोड़ा सा एक बार। ये क्या था, डोडो जो मॉरिशस का मूल निवासी उड़ने में असमर्थ पक्षी है, वह क्लेवेरिया के बीजों का प्रकीर्णन करने और पुंकेसर को पहुंचाने में मदद करता था। तो जब वो गया तो साथ में डोडो गया तो ये पेड़ भी चले ही गए अपने आप, क्योंकि पॉलिनेशन वगैरह हुआ नहीं फर्दर, तो चीज़ें एज इट इज़ रह गई। 120 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्यूट हेल्थ इफेक्ट ड्यू टू एक्सपोजर ऑफ वेरी हाई लेवल ऑफ रेडिएशन। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, स्किन बर्न और रेडिएशन सिकनेस यहाँ पे आंसर दिया गया है। तो ये हमारे 120 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। बाकी जिन भी बच्चों को मतलब कोई भी डाउट है तो फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। और देखना नॉर्मल था पेपर, कुछ मतलब ऐसा खास नहीं था। हाँ, कुछ क्वेश्चंस थे जो एक्सेप्शनल थोड़े से लग रहे थे, बाकी ठीक है। सो थैंक्स फॉर एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।